हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री लर्निंग में। और आज हम लोग जो यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में जो पहली शक्ति है अर्थात पुर्तगाली, उनके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूरोपियों के भारत में आगमन के क्या क्या कारण थे और वो कौन सी तमाम परिस्थितियां थीं जिनके कारण उनको भारत में आना या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना एक मजबूरी सी हो गई थी। और उसी क्रम में जो जो शक्तियाँ आती हैं उनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो सेकंड वीडियो होगा वो पुर्तगालियों के बारे में होगा, क्योंकि पहली शक्ति पुर्तगाली ही रहते हैं। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग। कई बार तो एक सवाल यही पूछा जाता है यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम पर। ये किसी भी स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का एक बार पूछा गया है यूपीएससी में ही, और यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीएससी हो या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, उसके बाद डच आते हैं और फिर अंग्रेज़ अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। उसके बाद फिर डेनिश और तब फ्रांसीसी आते हैं और लास्ट में स्वीडिश आते हैं करीब 1731 के आसपास, और वो यहाँ रहते नहीं, मूव कर जाते हैं चीन की तरफ। तो ये इनका क्रम है, आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद डच आएंगे और उसके बाद फिर ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, और उसके बाद तब फिर डेनिश अर्थात जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आगमन होगा, और फिर ये फ्रांसीसी आएंगे और लास्ट में स्वीडिश। आप हमेशा इसको याद रखेंगे। तो अब पुर्तगालियों में जो महत्वपूर्ण गवर्नर बन के आए हैं पुर्तगाली, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अगर कभी यही सवाल पूछ दे, इनके क्रम पर एक बार क्वेश्चन पूछ दे, तो हो सकता है बड़ा कठिन सवाल लगे, लेकिन ये बहुत सरल सवाल है। आप इसको एक बार क्रम पढ़िए और याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, ये तो हम सबको मालूम है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये तो सबको मालूम है। लेकिन वास्को डी गामा 3 बार भारत में आता है। पहली बार 1498 में आता है, 1500 तक रहता है, और फिर एक बार आता है 1502 में और 1505 तक रहता है। और फिर हम देखते हैं कि 24 सितंबर 1524 में एक बार आएगा, और फिर वो दिसंबर 1524 में यहीं कोचीन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत में आता है। तो उसी क्रम में हम लोग देखें तो सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर रहेगा, या यूँ कहें गवर्नर क्या, पुर्तगाली जो जिसके नेतृत्व में एक दल आ रहा है पुर्तगाल का, वो वास्को डी गामा रहता है। और वास्को डी गामा एक करीब जब प्रथम बार आता है तो 1498 से 1500 तक भारत में रहता है। उसके बाद फिर सेकंड जो आएगा वो पेड्रो अल्वारेज काब्राल रहता है, ये 1500 से 1502 तक रहेंगे। और फिर वास्को डी गामा आएंगे, 1502 से 1505 तक रहेंगे। इसके बाद फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आएगा, और यही जो है प्रथम गवर्नर रहेगा। उसके बाद फिर अल्बुकर्क आएगा। यही अगर एक बार सवाल पूछा जा गया था कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय कौन था, तो मैं सब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा याद रखेंगे। इसके बाद अगला अल्फांसो अल्बुकर्क आएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1505 तक रहता है। और फिर नीनो डी कुन्हा आता है, और फिर जोआ डी कैस्ट्रो आता है, 1538 से 39 तक रहता है। और फिर मार्टिन डी सूजा आता है, 1539 से 42 तक रहता है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कुछ किया है, जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी बीच में आते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ये आप इनका क्रम याद रखेंगे और इनके बारे में याद रखेंगे। तो अगर हम वास्को डी गामा की बातचीत करें, वास्को डी गामा जैसा कि हमने बताया 1498 से 1500 और 1502 से 1505 अर्थात दूसरी बार, और 24 सितंबर 1524 से 28 दिसंबर 1524 तक तीसरी बार आता है, रहता है। और ये मूलतः इटली का है। कभी अगर ये सवाल पूछते आपका कि वास्को डी गामा मूलतः किस देश का था, ये तो हम जान रहे हैं कि पुर्तगाली नागरिक है, पुर्तगाल से आ रहा है, लेकिन मूलतः ये इटली का है। अगर कभी ये पूछा जाए कि वो मूलतः किस देश का था तो इटली मानेंगे, लेकिन वैसे सामान्यतः हम पुर्तगाल ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 1498 में आता है और मूलतः इटली का, और डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आ रहा है ये, क्योंकि उसमें जो पुर्तगाल का राजा है वो डॉन हेनरिक है। तो ये किसके प्रतिनिधि के रूप में आया, अगर कभी ये पूछे तो डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत में अपनी यात्रा कर रहा है। और हम देखते हैं जब वो अब्दुल मजीद नामक
एक गुजराती व्यापारी की मदद से, जो कि उसको अफ्रीका के दक्षिणी तट पर मोजाम्बिक के आसपास मिला था, और उसी की सहायता से वो भारत आता है। तो अब्दुल मजीद नामक व्यापारी, गुजराती व्यापारी की सहायता से वो केरल के मालाबार तट पर आता है, और वहीं पे कप्पक डाबू बंदरगाह है, तो कप्पक डाबू बंदरगाह पे उतरता है आकर के। इसकी डेट कहीं कहीं 17 मई 1498 मिलती है, और कहीं कहीं 20 मई 1498 मिलती है, इसलिए आप दोनों ध्यान रखेंगे, बाकी डेट को लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। कहते हैं आने में इसको 4 माह का समय लगा, और जब ये पहुंचा कालीकट पे, तो कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जो कालीकट का उस समय राजा था, उसने इसका स्वागत किया। कालीकट के जमोरिन ने तो स्वागत किया, किंतु स्थानीय व्यापारी समूह, जिसमें अरबी हैं, चट्टियार हैं, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का कालीकट पे किसने विरोध किया था, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अरबी और चट्टियार जो व्यापारियों का समूह है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और कहते हैं यात्रा बे निकाल करके जब ये पहुंचा पुर्तगाल, तो कहते हैं यात्रा बे निकाल करके उसको 60 गुना का लाभ हुआ। जो भी जहाँ से सामान ले गया था, वो मसाला ले गया था, नमक ले गया था, जड़ी बूटियाँ ले गया था, सोरा ले गया था, जब उसको कहते हैं यहाँ से ख़रीद के ले जा करके जब यूरोप में उसने बेचा, यात्रा बेज जो आने जाने का था उसको निकाल करके 60 गुने का लाभ हुआ। अर्थात कितना बड़ा उसको लाभ हो रहा है, ये हम देखते हैं। और जब वो लिस्बन पहुँचा, लिस्बन चूँकि उसमें पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, तो कहते हैं लिस्बन यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी बन गई एक प्रकार से, उसकी एक उपाधि हो गई, टाइटल उसको लोग कहने लगे कि लिस्बन जो है उस समय यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी बन गई। और जिस समय जो पुर्तगाल का राजा है वो इमैनुअल प्रथम है, और इमैनुअल प्रथम ने वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण की। कितनी बड़ी बात है, अभी एक ही पुर्तगाली दल भारत आया है और उसका इतना बड़ा प्रभाव पुर्तगाल में पड़ रहा है। आप देखिए वहाँ की जो राजधानी है वो यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी कहलाने लगी है, और जो वहाँ का शासक है इमैनुअल प्रथम, वो वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण कर लेता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब वास्को डी गामा भारत आता है तो 3 जहाज़ों को लेकर के आता है। ये जहाज़, इनका नाम बहुत सारी किताबों में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। पहला है साओ ग्रावियल। कभी अगर यही सवाल पूछ दे कि वास्को डी गामा निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ अपने साथ नहीं लाया था, तो 3 ये दे देगा, एक उठा करके कोई दूसरा दे देगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो उसमें साओ ग्रावियल एक जहाज़ रहता है, और दूसरा साओ राफेल रहता है, और फिर एक बोरियो नामक जहाज़। अर्थात ये 3 जहाज़ लेकर के वो आता है, साओ ग्रावियल, साओ राफेल और बोरियो। तो इस तरह आता है। फिर हमने कहा जब दूसरी बार आएगा वो 1502 से 1505 तक रहता है जब, तो अब उसने देखा कि यहाँ पर कोई भाई 2 बार आया, ठीक, इतने पहले भी आया, बीच में हम देखेंगे कि पेड्रो अल्वारेज काब्राल भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुर्तगाली बस्ती का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया था। किसी भी पुर्तगाली कोई ठिकाना नहीं बना पाए थे वो अपना। तो फिर वो कोचीन के पास जाता है, कोचीन का जो राजा रहता है, और कोचीन का राजा उस समय कालीकट का जो जमोरिन था उसका कहते हैं शत्रु था। और तो चूँकि शत्रु का मित्र होता है, इसलिए वो उसने पता किया कि आखिर इसका दुश्मन कौन है। तो पता चला कोचीन का राजा इसका दुश्मन है। अच्छा, कोचीन के और जो कालीकट के जमोरिन की आपस में नहीं बनती है, तो फिर वो वहाँ ना जा करके कोचीन चला गया, और कोचीन में कहते हैं उससे अनुमति मांगी फैक्ट्री की स्थापना की, और कोचीन के राजा ने उससे अनुमति दे दी। इसलिए पुर्तगालियों की जो भारत में प्रथम फैक्ट्री बन रही है वो कोचीन में बन रही है, प्रथम फैक्ट्री है ये। और दूसरी फैक्ट्री फिर उसने 1505 में कन्नूर में स्थापित करी। इसलिए दोनों डेट हम हमेशा याद रखनी है। फिर 1524 में कोचीन में ही उसकी मौत हो जाती है, और फिर उसको लिस्बन में ले जा करके पुर्तगाल में दफना दिया जाता है। तो इस तरह जो वास्को डी गामा का पीरियड है वो समाप्त होता है। इसके बाद फिर सेकंड पेड्रो अल्वारेज काब्राल आता है। पेड्रो अल्वारेज काब्राल हमने देखा है कि वो दूसरा है, इसके बाद फिर वास्को डी गामा आते हैं। तो पेड्रो अल्वारेज काब्राल जब आता है वो 13 व्यापारिक जहाज़ लेकर के आता है वो, और उसमें 1200 पुर्तगाली व्यापारी सवार होते हैं। अर्थात 13 व्यापारिक जहाज़ों को लेकर के आता है, और 1200 पुर्तगाली नागरिक उसके साथ रहते हैं। और उसने
इसने ये देखा था कि प्रथम बार जब वास्को डिगामा भारत आता है तो वास्को डिगामा का विरोध किसने किया है। तो उसने देखा कि वास्को डिगामा का विरोध हम देखें अरबी, उस समय जो है अरबी व्यापारी थे वो बहुत पावरफुल थे मालाबार तट के आसपास, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी तीसरी शक्ति आकर के यहाँ के व्यापार में अपनी भागीदारी करे, क्योंकि एक प्रकार से अरबी व्यापारियों का जो एक प्रकार से विशेषाधिकार था उन पे, और एक छत्र वो जो है उससे लाभ कमा रहे थे। अगर कोई तीसरी शक्ति आती तो फिर उनसे प्रतिस्पर्धा स्थापित होने लगती। तो अरबी व्यापारियों ने विरोध किया था। अब जब पेड्रो अल्वारेज काब्राल आ रहा है तो उसने क्या किया, एक अरबी समुद्री बेड़े को उसने पराजित किया, अरबी समुद्री जहाज़ को पकड़ करके, और जमोरिन जो कि उसमें कालीकट का राजा है उसको पकड़ा दिया, उसको सौंप दिया। और जब इतनी बड़ी घटना, चूँकि अरबी अभी तक बहुत बड़ी पावर थे वहाँ पर मालाबार तट के आसपास, एक समुद्री शक्ति, एक बड़ी शक्ति थे, लेकिन जब उसने अरबी समुद्री जहाज़ को पराजित कर दिया, जमोरिन को सौंप दिया, अब जमोरिन ने सोचा ये तो बड़ी पावर है एक, उसने लेसन लिया, इससे सीख ली, कहा इतना अरबों को हरा दिया, लेकिन उसने ये भी सीख ली कि इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अनुमति ना दी जाए, क्योंकि अगर इनको अनुमति दी गई, जब ये अरबों को हरा सकते हैं तो मेरे लिए भी कल को संकट बन सकते हैं। तो उसने इनको अनुमति नहीं दी यहाँ पर अपनी कोई भी कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने की। तभी हम देखते हैं फिर वास्को डिगामा जब सेकंड टाइम आता है तो वो कोचीन के राजा के पास जाता है और 1503 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है। तो बस इसको क्रम के लिए पढ़ना है। पेड्रो अल्वारेज काब्राल द्वितीय जो दल आता है पुर्तगाली, वो इसके नेतृत्व में आता है, और उसने एक अरबी समुद्री जहाज़ को पकड़ करके जमोरिन को सौंपा था। बस इतना सा रहता है। फिर तीसरा जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, और ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार यही पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसके पहले 2 आ चुके हैं। वो कोई भी वायसराय नहीं है, वो कोई भी राजा के द्वारा नियुक्त एक प्रकार से यहाँ बस्तियों के प्रशासक के तौर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना करके वहाँ के शासक के द्वारा भेजा गया है। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहेगा। इसने क्या किया, कोचीन और कन्नूर में हम देखते हैं 1503 और 1505 में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना की जा चुकी है, इसलिए उसने उन फैक्ट्रियों को दुर्गीकृत करवाने का काम किया। अर्थात जब अब कोई खतरा, मान लीजिए कोई लुटेरा है, कोई चोर है, आसपास नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने जहाँ पर कंपनी का माल इकट्ठा होता था, व्यापारिक वस्तुएं, उसने आसपास से एक बाउंड्री करवा दी, एक दुर्ग बनवा दिया आसपास से, है ना। तो ये काम उसने किया। तो अगर कभी ये पूछे कोचीन और कन्नूर के को किसने दुर्गीकृत करवाया, तो हमेशा हमारा आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। और अब चूँकि पुर्तगालियों के आने से नुकसान किसका हो रहा था ज़्यादा, अरबों का नुकसान हो रहा था, तुर्की व्यापारियों का, और मिस्र जो समय था उसके भी व्यापारी संलग्न थे, और गुजराती व्यापारियों का। ये सब नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली यहाँ पर मालाबार तट पर या जो है इधर पश्चिमी तट पर आकर के व्यापार स्थापित करें। तो इन्होंने एक संयुक्त रूप से एक बेड़ा बनाया, अपना एक समूह बनाया, और फिर पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध किया। तो कहते हैं प्रथम युद्ध जब 1508 में हुआ इस संयुक्त शक्तियों का और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पराजित हुआ, और तो और इसका पुत्र मारा गया, इसका पुत्र भी मारा गया। किंतु 1509 में इसने इन्हीं संयुक्त शक्तियों को, गुजराती, मिस्री और तुर्की, अर्थात अरबी जो ये तुर्की वाले अरब वाले हैं, और गुजराती और मिस्री, इन तीनों को उसने संयुक्त बेड़ों को पराजित किया उसने, और पराजित करके उसने अब खुद को समुद्र का स्वामी घोषित किया। अब कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं रह गया था जो एक प्रकार से इनका समुद्री कारोबार में प्रतिस्पर्धी बन सके। तो उसने क्या किया, खुद को समुद्र का स्वामी की उपाधि धारण की, और तो और पुर्तगाली साम्राज्य को उसने एस्तादो दा इंडिया कहा। तो ये पूछा जा सकता है कि खुद को समुद्र का स्वामी किस पुर्तगाली वायसराय ने घोषित किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। या पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया नाम किसने दिया था, तो हमारा हमेशा आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी, वो है शांत जल की नीति, अर्थात जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसकी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या थी, तो अगर कभी ये पूछे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर की थी,
किस पुर्तगाली वायसराय ने चलाई थी, तो मेरा आंसर हमेशा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होना चाहिए। ये क्या था? दरअसल पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पे अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया था। अगर कोई भी कारोबारी या कोई भी व्यापारी उस रास्ते से हिंद महासागर में अपना कारोबार करता है या व्यापार करता था, तो फिर इनसे उसको अनुमति लेनी पड़ती थी। बिना इनकी अनुमति के कोई भी उधर जा नहीं सकता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं अकबर ने भी एक कॉर्टेल खरीदा था, एक बार कॉर्टेज अनुमति पत्र खरीदा था। इतनी बड़ी शक्ति हो गए थे हिंद महासागर में। इसी को उन्होंने शांत जल की नीति कहा है। इनका कहना था कि जब तक आप हमारे हिसाब से चलेंगे और हिंद महासागर में, तब तक जो है वहाँ पर शांति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हमारे नियम कानूनों का उल्लंघन करना शुरू करेंगे, फिर हम आपके लिए समस्या खड़ा करेंगे, अर्थात फिर हम आपको जो है दंडित करेंगे, वहाँ तब फिर अशांति फैलेगी। तो ये क्या था? इस शांत जल की नीति के तहत उन्होंने 2 चीज़ें बनाई थी। पहली तो एक कॉर्टेल या कॉर्टेज होता था उनका, जिसको अनुमति पत्र कहते हैं। अगर आपको समुद्र में उतरना है तो इनका पहले आप कॉर्टेल या कॉर्टेज अनुमति पत्र खरीदिए, और जब आप अनुमति पत्र खरीदते हैं तो आपको एक बाकायदा फॉर्म भरना पड़ता था। उसमें बताना पड़ता था कि आप किन किन वस्तुओं को उस अपने जहाज़ में लेकर जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ये भी बताना पड़ता था। यानी वस्तु और स्थान दोनों का उल्लेख आपको, दोनों की पूर्व सूचना आपको पुर्तगालियों को पहले से देनी होगी। ये नहीं पता चला आप काली मिर्च बता रहे हैं और सोरा भर के ले जा रहे हैं, पता चला आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं उत्तर की तरफ और चलते दक्षिण की तरफ, तो ऐसा नहीं। इसकी तो उन्होंने क्या व्यवस्था की थी? एक उन्होंने समुद्री बेड़ा तैयार किया था, जल बेड़ा। ठीक है, चलिए, और हम आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। अब ये था तो सुरक्षा के पर्पज़ से, इसका उद्देश्य उन्होंने कहा था हम आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं इसको लेकर के। और करते क्या थे? जैसे ये आपकी नाव है और आप इसमें अपनी वस्तुएं भर करके और जो है अपने कहा कि दक्षिण दिशा में जाएंगे और फिर चल रहे हैं। ये आसपास जो है इनका समुद्री बेड़ा चल रहा है। ये इस सैनिक एकदम ताकत से, लश्कर से बिल्कुल एकदम तैयार है पूरा। अब कहने चलो। अब आप ये नहीं कर सकते, आपने उत्तर को बताया तो उत्तर में ही चलना होगा, आप दक्षिण नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये इनका एक प्रकार से जो समुद्री बेड़ा है, जो सैन्य बेड़ा एक प्रकार से इनका, वो आपके साथ साथ चल रहा है। अब आप वैसे भी डर रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? तो ये, और इसका खर्चा, इस सैन्य बेड़े का जो खर्चा है वो आप देंगे, ये भी इसमें लिखा हुआ होता था कि जो सैनिक, क्योंकि इनका कहना था आपकी सुरक्षा के लिए हम समुद्र में चल रहे हैं, कोई समुद्री लुटेरा या कोई डाकू आपको लूट ना ले। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी थी। और 2 चीज़ों की अनुमति नहीं होती थी, काली मिर्च और गोला बारी का सामान। ये 2 चीज़ें आप अपने समुद्र में, आप जो है अपने जहाज़ से ले जा कर के समुद्र में नहीं जा सकते। इनकी अनुमति सिर्फ पुर्तगाली जहाज़ों को थी। अर्थात अगर ये सामान आपको कहीं ले जाना है तो फिर आप पुर्तगाली जहाज़ों को हायर करिए, किराए पर लीजिए और फिर उनके माध्यम से अपना सामान पहुँचाइए। तो कभी पूछ सकता है कि वो कौन सी 2 वस्तुएँ थीं जिनको अनुमति पत्र में अनुमति नहीं थी, अर्थात अपने समुद्री जहाज़ों के माध्यम से समुद्र में उतरने की अनुमति नहीं थी। तो ये काली मिर्च और गोला बारी, ये 2 वस्तुएं आप नहीं ले जा सकते थे। तो ये हमने देख लिया एक प्रकार से जो इसका जितना भी महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जो सेकंड बचा हुआ है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, और आप चाहें तो उसको बहुत फटाफट 2 मिनट में रिवाइज़ कर लें। एक बार तो ये इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज़ और फिर डेनिश अर्थात डेनमार्क वाली कंपनी आती है, फिर फ्रांसीसी आएंगे, फिर स्वीडिश आएंगे। और पुर्तगालियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, उसके बाद पेड्रो अल्वारेज काब्राल आएगा, और फिर वास्को डी गामा फिर आएंगे, और फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, और फिर निनो डी कुन्हा आता है। इसके बाद जोआ डी कैस्ट्रो है, फिर मार्टिन डी सूजा है। ये महत्वपूर्ण जो वायसराय रहेंगे वो इनका एक क्रम है। फिर वास्को डी गामा के बारे में देख लेते हैं। ये कुल 3 बार आते हैं। मूलतः इटली का है और डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आता है, और अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की मदद से केरल के मालाबार तट पर कप्पक डाबू बंदरगाह पर उतरता है 17 मई या 20 मई 1498 को। कुल 4 माह का समय लगता है इसको, और कालीकट के जमहूरी ने इसका स्वागत किया था। किंतु स्थानीय जो व्यापारी समूह है, जिनमें अरबी और चट्टियार शामिल हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कुल यात्रा बे निकाल करके इसको करीब 60 गुने का अधिक लाभ हुआ था। जो
मसाला, नमक, जड़ी बूटियाँ, सोरा जब लेकर के लिस्बन पहुँचा, लिस्बन चूँकि उसमें पुर्तगाल की राजधानी थी, तो उसने यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी का खिताब हासिल किया, निर्धारण किया। और जो पुर्तगाल का उस समय का शासक है वो वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण करता है। और वास्को डी गामा 3 जहाज़ लेकर आता है अपने साथ, साओ ग्रावियल, साओ राफेल और बोरियो, और 3 बार आता हमने देखा था। और फिर पहली फैक्ट्री इसी के नेतृत्व में बनाई जाएगी 1503 में कोचीन में, और 1505 में कन्नूर में इसकी दूसरी फैक्ट्री बनेगी, और फिर 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है और लिस्बन में दफना दिया जाता है। दूसरा, पेड्रो अल्वारेज काब्राल रहता है। ये 13 व्यापारिक जहाज़ अपने साथ लेकर के आता है और 1200 पुर्तगाली व्यापारी साथ आते हैं इसके, और एक अरबी समुद्री जहाज़ को इसने जमुन को सौंप दिया था। बस इसका इतना ही काम। फिर तीसरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, और इसने कोचीन और कन्नूर को दुर्गीकृत करवाया। और 1508 में इसने गुजराती, मिस्री और तुर्की जो व्यापारी थे, इनके संयुक्त बेड़े के साथ युद्ध किया, किंतु पराजित हुआ, उसका पुत्र मारा गया। उसके बाद फिर 1509 में इसने इस संयुक्त बेड़े को पराजित किया और समुद्र का स्वामी की उपाधि धारण की, और पुर्तगाली साम्राज्य को इसने एस्तादो दा इंडिया नाम दिया। और शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर के आया। इसके तहत उसने जो 2 प्रावधान थे, एक तो कार्टेल अर्थात अनुमति पत्र, और दूसरा अरमेडा अर्थात समुद्री बेड़ा था। और अनुमति पत्र में दो चीज़ों की जानकारी देना आवश्यक था, एक तो वस्तु, आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा स्थान, किस स्थान पर जाना है। लेकिन हम अगर वस्तुओं की बात करें तो काली मिर्च और गोला बारूद इन 2 वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं थी। उस समुद्री बेड़ा में हम देखते हैं कि वो सुरक्षा के नाम पे आपके साथ जो है सैन्य बेड़ा उनका चलता था, जिसका खर्चा संबंधित व्यक्ति को, जो कि व्यापारी है, उसको देना पड़ता था। तो इस तरह से हमने उसको रिवाइज भी कर लिया। आप इसको देखिए, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और फिर आगे का नेक्स्ट का जो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।